हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप you all are fine. So let's start with thought. Spend a little more time trying to make something of yourself and a little less time trying to impress people. थोड़ा और समय अपने आप को बनाने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए थोड़ा कम समय बिताने की कोशिश करें। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरों को प्रभावित करें, इम्प्रेस कर लें। ये बहुत बड़ा काम है। जितना समय हम दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं अपना, उतना ही समय वो समय हम बचा के अपने आप को कुछ बनाने के लिए लगाएं। हमें दूसरों को इम्प्रेस करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम खुद कुछ बन जाएंगे, खुद अपने आप को बनाने के लिए समय देंगे और खुद कुछ बन जाएंगे, तो वो लोग खुद हमारे पीछे होंगे। हमें उनको इम्प्रेस प्रभावित नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही प्रभावित होंगे। इसलिए बच्चों, हमेशा सोच ऊंची रखिए और ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति हमसे इम्प्रेस नहीं है तो इसको हमें इम्प्रेस करना है, इसमें हम समय बेकार गंवाएं। हमें ये देखना है कि हमें अपने आप को बनाना है, इस लायक बनाना है कि हमारे पीछे दुनिया चले। तो बच्चों, आप लोग को पिछले क्लास में मैंने वर्ण विचार हिंदी सेकंड का लेसन पढ़ाया था, वर्ण विचार। उसमें मैंने स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, रा के रूप, कैसे वर्णों को जोड़ना तोड़ना है, बहुत सारी बातों को आपसे शेयर किया था, बहुत सारी बातों को डिफाइन किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आई होगी। अब हमारा न्यू चैप्टर है हिंदी फर्स्ट का, हिमालय की बेटियां। बच्चों, तो हिमालय की बेटियां आपका जो है, ये किसने लिखा है? ये आपका नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन जी लेखक हैं। और देखिए वो किस तरह से हिमालय और नदियों को मानवीकरण, मैंने अलंकार आप लोग को कभी कभी जब पढ़ाती हूँ तो बीच बीच में आता रहता है तो बताती हूँ कि मानव की किसी निर्जीव चीज की तुलना सजीव चीजों से करना, मानव की तरह करना मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ लेखक ने पूरा मानवीकरण किया है हिमालय और नदियों को, सजीव चीजों से निर्जीव चीजों की कंपेयर करते हुए पूरा वर्णन किया है नागार्जुन ने। बहुत ही सुंदर उनकी ये लेखनी से उन्होंने लेख लिखा है। देखिए वो हिमालय की बेटियों में क्या कहते हैं। नागार्जुन लिखते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संप्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद में की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पे जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। इन लाइनों में नागार्जुन बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक हिमालय को बहुत दूर से देखा है और उनको दूर से देखने पे हिमालय बड़े गंभीर, मतलब बड़े चिंताजनक उसमें लगते हैं और शांत, एकदम चुप्पी छाई हुई लगती है और अपने आप में खोए हुए लगते हैं। और संप्रधान महिला का मतलब है कि एक कुलीन घर की महिला, एक अच्छे घर की महिला जैसे वो प्रतीत होता है। जैसे एक कुलीन घर के अच्छे घर की महिला का चाहे साड़ी सिंपल भी पहन रखी हो या कुछ भी कपड़ा सिंपल भी पहन रखा हो, उसके पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका एक अच्छी महिला की भांति प्रतीत होता। उसी तरह जो हिमालय है वो एक उसी महिला की भांति प्रतीत हो रहे हैं और उनका दिल जो है उसके प्रति सम्मान से, उनके दिल में सम्मान आ जाता है हिमालय के प्रति। वे कहते हैं कि वे जो है
माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। जैसे वो अपनी कोई भी छोटा बच्चा अपनी मौसी, दादी, मामी की गोद में रहता है, उस तरह से वो जब उसमें नदियों में नहाते तो उनकी गोद में डुबकियाँ लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, वो कहते जब मैं वो हिमालय पर चढ़े जब वो, तो वो हैरान थे। अभी तक तो वो उसे दूर से देखते आए थे, लेकिन अब वो देख रहे थे कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज 57 मैदानों में उतर के विशाल कैसे हो जाती, कि मतलब बहुत सारी अनंत नदियाँ इसमें से निकलती हैं और एकदम समतल मैदानों में जाकर विशाल हो जाती है। एक मतलब पतली सी लहर के रूप में निकलती हैं, लेकिन आगे जाकर कितनी विशाल हो जाती हैं। और जो इसकी पानी जो है डबडबाता हुआ आता है, ऊपर नीचे हुए आता है, तो उनका इन्होंने कंपेयर उछलने और कूदने से की है। और बोल रहे हैं उछल कूद रही हैं वो नदियाँ, खिलखिला रही हैं, और उनकी यह भावभंगियाँ देखकर उनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब लेकिन ये मैदान में जाती हैं तो जो खिलखिला रही है एकदम शालीन तरीके से, एकदम शांत तरीके से आगे मैदान में जाकर बहने लगती हैं। कहते हैं जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कलीग पर मेरा ध्यान जाता है तो इतना मुझे आश्चर्य नहीं होता जितना कि बेटियों की लाल लीलाओं को देखकर, कि इन बेटियों की बाल लीला, उन्होंने मतलब बेटियों नदियों को बेटियों का दर्जा दिया है यहाँ पे। फिर आगे ये क्या कहते हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़, जल, नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएँ, सरबस उत्काएँ, ऐसा ही इसका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोर के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। वो कहते हैं कि जो उन्होंने नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में यहाँ पे दर्शाया है, वो कह रहे हैं कि पता नहीं नदियाँ हिमालय से निकल कहाँ भागी जा रही हैं। जैसे होता है कि कोई लक्ष्य है, हमें कोई लक्ष्य हमारा सामने दिखाई दे रहा है तो हमें बेचैन करता है तो हम दौड़ के उसकी तरफ जाते हैं। कह रहे हैं पता नहीं वैसे ही इनका कौन सा लक्ष्य है नदियों का, ये बेटियों रूपी नदियों का कौन सा लक्ष्य है जो हिमालय रूपी पिता के प्रेम से भी अतृप्त है, मतलब पूरी तरफ से तृप्त नहीं हो पाई हैं, पूरी तरह से उनका मन नहीं भरा है और वो भागी चली जा रही हैं। पता नहीं जब इनके पिता का प्रेम इनकी प्यास नहीं मिटा सका तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। फिर वो कह रहे हैं कि बर्फ़ जलनी नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, अधिकाएँ, उत्काएँ मतलब होता है समतल मैदान, तो ऐसी इनकी लीला निकेतन। इन पे सब पे वो जो घाटियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, इन पर से बाल लीलाएँ करती हुई, जो पानी में एक ऊपर नीचे चढ़ाव होता है, उतराव होता है, तो उसी को बाल लीला का रूप कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि उसी तरह खेलते खेलते दूर निकल जाती हैं। कह रहे हैं फिर ये बहुत सारे पेड़ों के जंगलों से होकर होते हुए आगे बढ़ जाती हैं और बीती हुई बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा इन्हें। फिर कह रहे हैं कि बुढ़ा हिमालय तो अपनी नटखट बेटियों के लिए हमेशा ही सिर धुनता होगा, परेशान रहता होगा कि पता नहीं ये लोग ये कहाँ कहाँ नाचा गाया करती हैं, कहाँ कहाँ तक ये चली जाती हैं। और जब उनसे पूछो उसके बारे में तो वो शांत खड़ा दिखाई देता है। इन्होंने यहाँ पे नागार्जुन ने उनका कहीं पे बेटियों के रूप में, अभी तक तो फिलहाल बेटियों के रूप में चित्रण किया है। आगे देखिए उन्होंने नदियों और हिमालय का किस किस रूप में चित्रण किया है। हिमालय का तो पिता के रूप में किया, लेकिन नदियों का बहुत सारे रूपों में किया है। अभी तो बेटी के रूप में उन्होंने बताया, अब आगे देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, बिनाव, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कौशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में
समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो भी बता रहे हैं कि जो हिमालय से दो नदियाँ निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, बिनाव, झेलम, काबुल, कपशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की, और ये जो दो बड़ी नदियां हैं सिंधु ब्रह्मपुत्र जो उनसे निकलती हैं, बाकी तो छोटी छोटी नदियों बहुत सारे नाम लिए हैं। ये हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि सिंधु ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, बस दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद है। मतलब हिमालय में से जो बर्फ रूपी बर्फ गली है वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर महानदों के रूप में समुद्र में प्रवाहित हो रही हैं। मतलब कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला होगा। वो कह रहे हैं वो हिमालय जो पर्वतराज हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनको ऐसी बेटियों का पिता होने का सौभाग्य मिला होगा, श्रेय मिला होगा, मतलब सौभाग्य मिला होगा। आगे वो बता रहे हैं जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब यहाँ पे वो हिमालय को ससुर रूप में देख रहे हैं और समुद्र को उनके दामाद के रूप में देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिन्होंने इन नदियों को देखा होगा वो ये सोच रहे होंगे कि वो ये समझ रहे होंगे कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं, कि इतना बूढ़ा हिमालय इनकी गोद में बूढ़े लोग तो बच्चों को अच्छे से संभाल नहीं पाते, लेकिन इनके गोद में इतनी चंचल बच्चियां पता नहीं कैसे खेल रही हैं। नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले हो, लेकिन मुझे तो लुभावना प्रतीत होता है। ये सब लेखक को बहुत ही लुभावना, मन को मोहने वाला प्रतीत हो रहा है। वो हिमालय को ससुर बता रहे हैं और समुद्र को उनका दामाद कह रहे हैं। कह रहे हैं हिमालय उनका यहाँ पे ससुर है और समुद्र उनका दामाद है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। कालिदास के विरही पक्ष में यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवती बेतवा नदी को प्रेम का वरदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का संचेतक रूप पसंद था। दरअसल यह भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा शक्लों में देखेगा व इस नतीजे पे पहुँचेगा। वो कह रहे कालिदास के जो जब उन्होंने विरह पक्ष के मतलब वियोग पक्ष में के मेघदूत में जो वियोग पक्ष लिखा है उन्होंने, उसमें प्रेम का प्रतिदान देते जाना उन्होंने बताया है। अब यहाँ वो नदियों को प्रेसी मतलब प्रेमिका के रूप में यहाँ पर वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे नदियों का इनको सचेतक रूप पसंद आया। सचेतन रूप मतलब हमेशा सचेतन रहना, चेते हुए रहना, मतलब हमेशा एक सजीव रूप में रहना उनको बहुत पसंद है। और वो कहते हैं कि मुझे ये रूप उनका बहुत ही अच्छा लगता है जो नदियों का सचेतक रूप है। कालिदास ने विरही पक्ष में मेघदूत से कहा था कि प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब प्रतिदान देते जाना, प्रेम के प्रति कुछ देते जाना, लेकिन तुम्हें प्रेसी पाकर अवश्य प्रसन्न होगी, तुम्हें प्रेम का पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो चंचल नदियाँ चाहे दुख हो या सुख हो उसी तरह एक हर रूप में भी एक ही समान नजर आती हैं। फिर आगे बता रहे हैं वो, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। थोड़ा और चलिए, इन्हीं में से अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी,
थोलिए की बात है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता किस लिए कहा है? लोक माता इसलिए कहा है कि जो है नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन के लिए नदियाँ बहुत आवश्यक है, ये जीवन दायिनी है। नदियों ही के किनारे मानव ने अपनी पहली बस्ती बनाई और खेती करना शुरू किया। नदियों के जल में सिंचाई तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन योगदानों के कारण है जो भी है, ये एक लोक माता माता हमेशा हित के काम करती है। इसी तरह नदियों ने हमेशा हित का काम किया है, इसलिए यहाँ काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता का रूप दिया है। और नीचे वो नदियों को बहन का स्थान दे रहे हैं। कह रहे हैं जिस प्रकार बड़ी बहन होती है तो भाई को कोई परेशानी होती है तो वो अपनी परेशानी बताकर अपना मन हल्का कर लेता है और बहन के द्वारा बताए गए सॉल्यूशन से उसको दूर कर देता है समस्या को। उसी तरह वो कह रहे हैं ये मेरी बहन की तरह है, जब मैं परेशान होता हूँ तो यहाँ आके अपना पैर पानी में डाल के बैठ जाता हूँ और थोड़ी ही देर में मेरा मन तरोताज़ा हो जाता है और मैं गुनगुनाने लगता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे नदियों के बहुत सारे रूपों का वर्णन किया है। बेटी के रूप में, प्रेयसी के रूप में यानी प्रेमिका के रूप में, और बहन के रूप में, माता के रूप में। इन्होंने नदियों को बहुत सारे रूपों में यहाँ पे हम लोग को दिखाया है। और इस लेसन में मानवीकरण अलंकार के द्वारा लेखक ने समझाने की कोशिश की है। नदियों को हर एक रूप में देख डाला है, जो एक स्त्री के रूप होते हैं उनके हर एक रूप में नदियों को देख डाला है। ये आगे वो खुश होके कुछ कविता लिख रहे हैं नदियों के लिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मतलब वो बहन के रूप में एक नदी को मानकर और एक बेटी के रूप में नदी को मानकर ये कविता छोटी सी उन्होंने लिखी है। MPS 26 बच्चों, अब मैं इसका प्रश्न अभ्यास स्टार्ट करूंगी। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? लेखक नागार्जुन ने नदियों को, इसका उत्तर है लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में चित्रण किया है। नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं। पर्वतराज की गोद में इनकी चंचलता देखकर लेखक ने ऐसा कहा है। नदियाँ बादलों की प्रेमिका है, उनसे वर्षा का उपहार पाकर ये प्रसन्न हो जाती हैं तथा अपने उफान पर आ जाती हैं। लेखक नदियों को अपनी बहन भी बना लेते हैं, क्योंकि उसके किनारे बैठकर अपनी समस्याएं भी सुलझा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियों की याद आ जाती है। लेखक बताता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र पिघले हुए दिल की बूंदें हैं। कहने का अर्थ यह है कि हिमालय पर जमी बर्फ पिघल कर नदियों का रूप ले लेती है और ये हिमालय बनकर नदियाँ बनकर समुद्र तक पहुँच जाती हैं। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कलेल बता रहे हैं कि नदियाँ माता स्वरूपणी हैं। मानव सभ्यता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव जीवन के लिए नदियाँ बहुत आवश्यक हैं। यहाँ काका कलेलकर नदियों से जो जो लाभ हैं वो सब यहाँ हमें बता रहे हैं। ये जीवन दायिनी है। नदियों के किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करना शुरू किया। नदियों के जल में सिंचाई तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक युग में बिजली परियोजना नदियों पर निर्भर है। इतना ही नहीं, नदियाँ गांव शहरों की गंदगी भी अपने साथ ले जाती है, फिर भी हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए कलेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। उन्होंने कहा कि मतलब नदियाँ हमारे लिए बहुत ही काम की हैं और माँ के रूप में ये सारा मनुष्य के लिए भला करने वाला काम करती हैं, और जबकि इसके अंदर इतनी गंदगियाँ लोग डाल देते हैं फिर भी ये हमारे लिए लोक कल्याणकारी काम करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है?
लिखना है किसकी किसकी प्रशंसा की। लेखक ने नदियों, पर्वत, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागर की प्रशंसा की है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेख 1947 में लिखा गया है। तब हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1947 से मतलब पूछ रहा है अब तक में क्या बदलाव आए नदियों में। तो 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बहती हुई आ रही हैं। लेकिन बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि और बड़ी संख्या के प्रदूषण के कारण नदियों का जल पहले की तरह स्वच्छ और निर्मल नहीं रहा। पहले जो जल स्वच्छ और निर्मल था वो अब वो स्वच्छ और निर्मल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी लोग अपवित्र चीज़ें डाल देते हैं कि वो पवित्र नहीं रहता है। गंगा जैसी पवित्र माने जाने वाली नदी की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। यही नहीं, नदियों में जल का प्रवाह कम हुआ है। यही स्थिति मानव जाति के लिए हानिकारक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? स्वर्ग से संबंधित स्थानों में हिमालय का प्रमुख स्थान है। इसे देवताओं का निवास स्थल भी कहा गया है, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देव माता कहा है। ये तो आपको पता ही है कि स्वर्ग से संबंधित स्थानों में कहीं भी नाम आता है तो हिमालय का जरूर आता है, तो इसीलिए इसे देवताओं का निवास स्थल कहा गया है। अब कुछ क्वेश्चन है व्याकरण संबंधी, देखिए। इसमें कहा है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं, जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग लिखिए। लाल की जैसे पहला इसी में से मैंने बुक से लिया है। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। फिर उन्होंने संदूक खोल के एक चमकती सी चीज निकाली। सागर की हिलोर की भांति उनका ये मादक गान। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए असहाय कही जाएगी। जैसे ये रूपक अलंकार की तरह बातें की गई, जैसे संप्रधान महिला की भांति, मतलब किसी से तुलना की जा रही है। इस तुलनात्मक तरीके से 5 वाक्य लिखने थे, वो आप लिख सकते हो। फिर निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव सजीव हो उठी हैं। ऐसे कोई 5 उदाहरण लिखने हैं। तो देखिए, माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। तो यहाँ इस लेसन में देखिए ये दिया है, ये वाली लाइन है कि नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी सब बना दिया है, तो वो निर्जीव वस्तु को सजीव रूप दिया है। दूसरा देखिए, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ पे हिमालय को उनका पिता बताकर ये वाक्य लिखा गया था। अब तीसरा है, कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यहाँ पे भी निर्जीव की सजीव से तुलनात्मक वर्णन किया गया है। फिर चौथा देखिए, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। इसी लेसन में ये वाक्य भी दिया गया है जो कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम दिया गया है जिसमें। फिर है, हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस है जहाँ पे निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देकर सजीव उदाहरण दिए गए हैं। आगे है विशेषण विशेष का मिलान कीजिए। विशेषण है संप्रधान, तो संप्रधान के लिए आप महिला लगा सकती हैं कि भले घर का कोई भी महिला या पुरुष। इस तरह विशेषण क्या होता है? जो विशेषताएं बताई जाती हैं संज्ञा सर्वनाम की। विशेष क्या होता है? जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है। तो हमें विशेषण तो दिया है और जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है वो फिल करना है। तो अब संप्रधान तो दिया है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? महिला की या पुरुष की, तो वो हम लिख देंगे विशेष में। जैसे चंचल, तो किसी चीज़ की किसकी बताई जा रही है? नदियों की विशेषता बताई जा रही है, नदियाँ चंचल हैं, यहाँ हमने नदियाँ लिख देंगे। समतल, समतल क्या हो सकता है? आंगन या मैदान, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो समतल विशेषण का विशेष क्या होगा? आंगन हो सकता है, मैदान हो सकता है। फिर है नेक्स्ट घना। घना आप जंगल लिख सकते हैं, घनी बारिश लिख सकते हैं। इस तरह से कुछ भी घना के लिए विशेष रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये मूसलाधार, वर्षा। मूसलाधार विशेषण है, इसका विशेष रखना है कि किसकी विशेषता बता रहा है, तो वर्षा यहाँ पे कर देंगे। फिर है पाठ में आए कुछ द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण लिखें।
पाठ में कुछ द्वंद्व समास के यहाँ पे उदाहरण आए, जैसे छोटी बड़ी, भाव भंगिमा, नंग धड़ंग, माँ बाप, दुबली पतली। तो ये नंग धड़ंग, दुबली पतली, ये सब छोटी बड़ी, ये सब नदियों के लिए आए हैं। भाव भंगिमा भी नदियों के लिए आया है, माँ बाप हिमालय के लिए आया है। तो इस तरह द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण होते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो, कोई भी पद की प्रधानता कम ना हो। जैसे यहाँ छोटी बड़ी है, तो छोटी का जितना महत्व है उतना ही बड़ी का भी महत्व है, दोनों ही पद प्रधान है। तो द्वंद्व समास का मैंने आप लोग को जब पढ़ाया तो बताया ही था कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता से समान होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया माँ बाप, तो माँ और बाप दोनों ही पद प्रधान है। किसी की ये नहीं समझा सकता कि कोई किसी से कम है या किसी का महत्व कम आंका जा सकता है। तो इस तरह के आपके जो सेंटेंस हैं दोनों पद प्रधान है, वो आप द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण, और बीच में डेस्क जरूर दिया रहता है इनमें, या और का यूज हुआ होता है। इस तरह के आप वाक्य इसमें से छांट कर लिख सकते हैं। फिर है नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर भी सार्थक शब्द बने तथा संज्ञा का नाम भी लिखे। इसकी संज्ञा का कौन सा भेद है? मैंने संज्ञा के तो भेद आप लोगों को बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, इस तरह से मैंने भेद बताए थे। तो अब इसमें हमें 5 शब्द ऐसे लिखने हैं जो उल्टा करो तो भी कोई सार्थकी शब्द बन रहा है। जैसे वादा है, वादा का आप उल्टा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दावा। तो दावा भी एक सार्थक शब्द बन रहा है। और ये कौन सी संज्ञा में आ रहा है? संज्ञा कौन से रूप में आ रहा है? भाववाचक संज्ञा है। रात को हम करेंगे तो रात है तार, तार बन जाएगा। तो आपका ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मात्राएं नहीं लेनी है, बस शब्द को उल्टा करना है। मात्राएं आपकी बीच में ही वही लगी रह सकती हैं, तो मात्राओं से यहाँ पे हमें नहीं लेना है, बस शब्द उल्टे करने हैं। नाम है, जैसे नाम का उल्टा हो गया मान, मान क्या है? भाववाचक संज्ञा। धारा, धारा का उल्टा हो गया राधा, राधा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, खुद किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। राखी का उल्टा हो गया खीरा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नौ का उल्टा हो गया वन, वन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नमी का उल्टा हो गया मीन, मीन भी है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा मैंने आप लोग को पढ़ाया ही था, आपको समझ में आया ही होगा। तो ऐसे उल्टे शब्द लिख के उनकी संज्ञा बतानी है। फिर है इन नामों के अनुरूप लिखिए। किन नामों के? सतलुज का और कौन सा नाम से बुलाया जा सकता है? शत्रुद्रुम नाम से बुलाया जा सकता है। झेलम को विस्तृता नाम से बुलाया जा सकता है। अजमेर को अजमेरू नाम से बोला जाता था। रोपड़ को रुप्र, चिनाब को विपाशा नाम से बोला जाता था। बनारस को वाराणसी नाम से जाना जाता था। अब आगे देख देते हैं शब्द अर्थ। इसमें शब्द अर्थ है संभ्रांत महिला, मतलब क्या होता है? कुलीन स्त्री या अच्छे कुल की स्त्री। दूसरा है विस्मय, इसका मतलब होता है आश्चर्य। तीसरा है बेचैन, इसका अर्थ होता है व्याकुल। चौथा है उपत्यकाएं, इसका अर्थ होता है पहाड़ के पास की भूमि या तराई घाटी। फिर है विराट, विराट मतलब इसका मतलब होता है बहुत ही विशाल। मौन का मतलब होता है चुप्पी। प्रतिदान का मतलब होता है बदले में। इसके आगे प्रेषी, प्रेषी का मतलब होता है प्रेम का। लुहावना का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। मौन का मतलब होता है चुप्पी। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। उल्लास का मतलब होता है उत्साह। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। अतृप्त का मतलब होता है तृप्त न होना या संतुष्ट न होना। प्रतीत होना, मालूम होना। इस तरह से आपका ये लेसन पूरा हो गया बच्चों, जिसमें लेखक नागार्जुन ने नदियों को, बेटी और हिमालय को उनके पिता बनाया है, और नदियों को बहुत सारे रूपों में वर्णन किया है, प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में। तो अब आपको मैंने इसकी प्रश्न अभ्यास भी करवा दिया है। बच्चों आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो और पीडीएफ देख के ही वर्क कर ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम कर रहे हो। और पहले आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, उसके बाद आप लोग कोड भी नहीं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो कि कोड मैम ने क्या दिया है, इसका मतलब वीडियो नहीं देख रहे हो। और कुछ जो 2-4 बच्चे कर देना है, कोई बच्चे ने पूरा देखा है, उसको कोड मालूम है, वो कमेंट बॉक्स में कोड डाल रहा है, तो वो बच्चे उनका ही कमेंट बॉक्स से चीटिंग करके वही डाल दे रहे हैं कोड। अगर 2-4 लोग कर भी रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वीडियो पूरा आप नहीं देख रहे हो। और
जो प्रश्न अभ्यास मैंने कहा पहले रफ कॉपी में अपने आप से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेसन समझा दिया, आपको प्रश्न अभ्यास करा भी दिया। उसके बावजूद भी अगर आप रफ कॉपी में नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट पीडीएफ से लेके आंसर उतार ले रहे हो, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। पहले आप रफ कॉपी में कीजिए, फिर आप हम लोग के द्वारा दिया गया पीडीएफ देखिए कि कितना हम सही कर पाए हैं, कितना गलत कर पाए हैं। तो इसके बाद आपको समझ में आएगा मुझे कितना समझ में आ रहा है। और बच्चों, अगर आप ऐसा करोगे तो आगे के लिए प्रिपेयर होगे, आगे के लिए प्रिपेयर होगे, यानी 10th इंटर के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 10th इंटर में कुछ खास आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। और 10th और इंटर से ही हमारा फ्यूचर का वो नींव है, हमारी आगे का फ्यूचर जो है उस नींव पे ही टिका होता है, 10th इंटर पे। तो अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हम कैसे मजबूत होंगे? नींव नहीं मजबूत होगी तो हम जरा सी ठोकर से गिर पड़ेंगे। तो हमें पहले नींव अपनी मजबूत करनी 10th और इंटर के रूप में। और नींव मजबूत करने के लिए क्या होगा कि हमें एक एक ईंटें मजबूती से रखनी होगी। हर क्लास की ईंटें, जो हर क्लास है वो आपकी ईंट रूप में है, उसको हर ईंट को हमें मजबूती से रखना पड़ेगा। ये तभी होगा जब हम मेहनत करें। अब स्कूल में 8 घंटे, स्कूल और घर मिला के 8 से 10 घंटे टाइम देते थे, क्या आप 4-5 घंटा नहीं दे सकते? आधी घंटे का वीडियो देख के आधी घंटा अपनी रफ कॉपी में वर्क करके फिर आप मैच करते हो, फिर उसको फेयर कॉपी में करते हुआ आपका 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद उसको लर्न करते हो 2.5 घंटा या 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा। 4 घंटे से ज़्यादा की आपकी पढ़ाई नहीं हुई और एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पहुंच रहा है। वैसे आप 10 घंटे मेहनत करोगे, ऐसे क्या आप 4 घंटे मेहनत नहीं कर सकते? और ये अगर आप ये सोचो मैं आगे कर लूँगा, तो आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कल कभी नहीं आता, मैंने बताया था। तो फिर आप इसको ध्यान में रखेंगे, अपनी पढ़ाई स्टडी अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।